हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फिर ऐसा बोल सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो फिर बोल सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसको शॉर्ट में DPSP भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है। देखो इस चैप्टर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, और आप लाइव में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपने फंडामेंटल राइट पढ़े, यानी कि मौलिक अधिकार पढ़े, वहाँ से ही क्वेश्चन पक्का आएगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। फिर अपन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ से पक्का क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आज अपन फिर एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 3 क्वेश्चन, मतलब 3 टॉपिक से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार। और आज अपन इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले। ये जगह क्यों छोड़ी मैंने, यहाँ पर मैं आपको कुछ करंट की बातें, मतलब जो आर्टिकल की बातें मैं बताऊंगा, और यहाँ से आपके नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस DPSP से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज वो सारे ले लेंगे, बहुत बढ़िया, एक से बढ़े, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। ये अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको संविधान से बात में टच करता हूँ, क्योंकि वो बुक में आर्टिकल वगैरह है नहीं। तो ये जो हमारे संविधान के अंदर भाग 4 में, ध्यान से समझना, संविधान का पार्ट 4, भाग का मतलब पार्ट, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पूरे के पूरे हमारे संविधान का पार्ट 4, ध्यान से समझना, पार्ट 4, उसमें आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ये अपने नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के अंदर मेंशन है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में किस भाग में है, भाग 4 में है, कहाँ से लेके कहाँ से आर्टिकल अनुच्छेद तक है, 36 से 51 तक है, ठीक है, ओके। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, हमने नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के अंदर कहाँ से लिए, तो हमने लिए आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ठीक है, आयरलैंड से हमने लिए हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे कंट्रीज से हमने लिया है, तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, ओके। वैसे मैंने फुल फॉर्म इसकी बता दी, DPSP भी लिखा था, तो भी समझ जाना आप, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा मैं कुछ बात बताता हूँ आपको कि आर्टिकल 36 से 51 तक तो आपके कोर्स में है नहीं, कभी एक वीडियो बना दूंगा, सारे आर्टिकल याद करवा दूंगा, एक ट्रिक बना रखी है मैंने। लेकिन फिर भी अभी अगर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके इस कोर्स में मतलब हैं, वो क्या है, एक तो आपके कोर्स में है आर्टिकल 44 वाली बात, 44 समान नागरिक संहिता, ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आगे कराने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, यानी कि सिविल कॉमन कोड, इसको CCC भी बोलते हैं। आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, सिविल कॉमन कोड, समान नागरिक संहिता, CCC, 3C भी बोला जाता है इसको, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या बोला जाता है, 3C। इसमें क्या हुआ था, ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर तलाक का एक सिस्टम चला करता था कि 3 बार अगर तलाक बोल दिया तो वहाँ पर तलाक हो जाता, जो महिलाओं के लिए बहुत गलत बात थी, कि ऐसा थोड़ी होता है बिना कोई रूल रेगुलेशन के। तो फिर 2017 के अंदर भी आके बात करूँगा मैं, एक वाद हुआ था, ठीक है, तो वहाँ उस वाद के अंदर, यानी कि एक केस हुआ था, उस केस के अंदर जो तलाक का कानून है वो कानून बन गया तलाक का, कि किसी के तलाक कहने से नहीं होगा, अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो उसको जेल होगी, उसको पनिश किया जाएगा। तो ध्यान रखना, वो आर्टिकल 44 के जरिए था। इसकी पूरी बात बताऊंगा मैं आगे, एक क्वेश्चन में मैंने पूरी बात लिख दी है, वो आप और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी शॉर्ट में थोड़ा इतना सा ही आपको समझना है। ये बात है आर्टिकल 44 की। एक आप आर्टिकल 45 देख लो, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 वाली बात भी जरूरी है। हुआ क्या था, अपने पढ़ा था जब मौलिक अधिकार पढ़े थे, फंडामेंटल राइट पढ़े थे, तब आर्टिकल 21 पढ़ा था। उसमें अपने ये लिखा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई फ्री, वो जो अपने कानून पे उसमें उस बात मेंशन थी। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 6 से फिर नीचे क्या, बिल्कुल, तो 6 वर्ष से छोटे बच्चे जो होंगे, ठीक है,
6 ईयर से ओल्ड से जो छोटे बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई और उनकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का मतलब चाइल्डहुड, ठीक है, इन दोनों को पढ़ाई स्टडी का और चाइल्डहुड दोनों का ध्यान रखा जाएगा। ये आर्टिकल 45 में बात मेंशन करी हुई है और वैसे 21 के फर्स्ट ए मतलब ए में 21 के ए में इस बात को जोड़ दिया गया है, नया आर्टिकल जोड़ के। लेकिन आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्व है उसमें बात रखी गई थी। उस टाइम पर हुआ क्या था कि 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 के अंदर, यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, उसके तहत, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार के अंदर, और मौलिक अधिकार के अंदर क्या शर्त है कि मौलिक अधिकार में अगर कोई चीज़ को जोड़ा जाएगा तो उसको मौलिक अधिकार को चेंज नहीं कर सकते, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये बात मैंने बता दिया आपको। फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी चीज़ अगर उसमें करनी है तो संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वही करा गया। और 6 से छोटे बच्चों वाला 21A के अंदर आपको पता ये बात मेंशन कर दी गई थी, वो अपने फंडामेंटल राइट के अंदर इसी चैप्टर में पढ़ लिया। लेकिन ध्यान रखना ये बात आर्टिकल 45 में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन पास करके जिस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। 6 वर्ष से छोटे बच्चों की पढ़ाई और उनकी बाल्यावस्था का ध्यान रखा जाएगा, खान पीना क्या देना है वो, ठीक है, चाइल्डहुड, ये बात हो गई। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, वो आर्टिकल 48। वैसे ये पशुओं से रिलेटेड है। पशु होते हैं ना कि ऐसे खूब सारे एनिमल जो हमारे उपयोगी हैं, यूज़फुल है, ठीक है, जो हमारे सबके लिए यूज़फुल है, उपयोगी है, उनका वध करना या उनको मारना सही नहीं है, नीति निर्देशक तत्व इसको गलत मानता है। उसके अंदर एक पशु का नाम मेंशन किया गया और वो है गाय। गाय का वध, ठीक है, गाय का वध करना मना है, निषेध है, समझ गए, प्रोहिबिशन है। तो आर्टिकल 48 भी याद कर लेना, गाय का वध, क्योंकि ये वो आर्टिकल है जो इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। CCC फेमस है तलाक के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ये 2017 की बात है, कानून बन गया था 2017 के अंदर। तलाक नहीं कोई नहीं कह सकते, अब कानून के जरिए जो सिस्टम हर धर्म में होता है वैसे ही वो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, वो सिस्टम है। 2017 के अंदर ये हो गया, इसको CCC भी बोला जाता है आर्टिकल 44 को, और ये चीज़ आपके कोर्स में वही लिखा रहा हूँ। फिर 45 वाली बात 614 ये भी आपके कोर्स में 86वां संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर इसको जोड़ दिया गया। और 48 नॉलेजेबल है, हालांकि कोर्स में तो एक छोटा सा इतना लिखा हुआ कि पशु का वध करना मना है, उसमें ये आर्टिकल आप एक्स्ट्रा लिख लेना चाहिए। ये जितनी मैंने इस लाइन के ऊपर लिखी है ये आर्टिकल की बातें और संविधान की बातें ज़रूरी है सीखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आप ही सोचोगे कि इतने दिन अपन ने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, अब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनमें अंतर क्या है? दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। छोटी मोटी बात बता दूं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, वो वाद योग्य नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट वाद योग्य हैं। ये बहुत क्या बात कह गया मैं, इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, इनको आप कोर्ट में चैलेंज तो कर सकते हो, लेकिन कोर्ट आपकी इसमें सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो और कोर्ट सुनवाई भी करेगा, तभी तो संविधान में संशोधन होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि संविधान में मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय आपकी नहीं सुनेगा। बहुत सारे लोग तभी इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आलोचना भी करते हैं, ठीक है, कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देने का मतलब क्या है। संविधान के अंदर इसका मेंशन है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, मतलब मिल गया तो मिल गया, मिल रहा तो ठीक है, वरना आप केस तो लड़ नहीं सकते। जबकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो केस लड़ सकते हो आप, जो केस लड़ सकते हो वो ओरिजिनल है एक तरीके से। तभी इसकी आलोचना इसलिए करते हैं, खूब सारे लोग ये कहते हैं, जैसे कि एक प्रोफेसर है KT शाह, ठीक है, नाम लिख देता हूँ, बहुत फेमस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्रोफेसर KT शाह। ये क्या कहते हैं इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये कहते हैं कि ये एक ऐसा चेक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऐसा कोटेशन आता है कि ये एक ऐसा चेक है, बैंक के द्वारा दिया गया ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब जैसे आपके पास कोई चेक है, अब उसके अंदर आप बैंक वालों ने आपको दे दिया, लेकिन अब उसमें पैसा कब मिलेगा आपको, वो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अब आप समझो उसे कितनी सी पावर है, समझ गए, मतलब अगर मन हुआ तो मिल जाएगा, वरना कोई गारंटी नहीं है। KT शाह ने इसकी आलोचना ऐसे करी है। खूब सारे लोग, जैसे हैं अपने अम्बेडकर साहब है, अम्बेडकर साहब ने इसको ये कहा है कि ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसका परिणाम
जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जो भी सरकार है, उसको नेक्स्ट इलेक्शन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? कि जब कोई भी पार्टी आती है सरकार के, जब आपको पता है इलेक्शन जब होते हैं तो वो वादे करते हैं, तो इनके अंदर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके वादे किए जा सकते हैं, आगे निभाए ना निभाए, अगर नहीं निभाएगी तो नेक्स्ट में जब सरकार उसकी वापस नहीं बनेगी। अम्बेडकर साहब का ऐसा कहना है। ये आलोचना करते हैं, व्यंग्य करते हैं दूसरे तरीके से कि ये मतलब एक नाम मात्र के हैं, ज़्यादा पावर नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट ओरिजिनल चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर मैं अभी और बता देता हूँ, हालांकि मैंने छोटी मोटी बातें आपको थोड़ी नॉलेज की बताई है जो लेवल की भी है। 4-5 अंतर। अब एक ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन छुड़वाया था पेज नंबर 26 पे, चौथा, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी कि मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, ये बोलो, चाहे डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये बोलो, यानी कि नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, डिफरेंस नहीं सॉरी रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन लिख लेना। ठीक है, चाहे रिलेशन हो बोलो चाहे डिफरेंस बोलो, दोनों एक ही बात है। तो वो ध्यान रखना, उस क्वेश्चन का भी यही आंसर है और ऐसा आ जाए तो भी यही आंसर, दोनों, और ये दोनों जानना भी जरूरी है। देखो आओ इधर क्या मामला है। पहला अंतर या पहला संबंध ये है कि जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। अब आप समझ लो ताकत कितनी है इसके अंदर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ताकत ज़्यादा नहीं है, बस एक प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी है, बस वो एक एडवाइस मात्र है, सिग्नेचर है, बाकी काम तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं सारे, वही वाली बात है। वेयर द फंडामेंटल राइट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इंस्पायर इट टू परफॉर्म द फंक्शंस। ठीक है। सेकंड, मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित रखते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में एक दिक्कत है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये पूरे समाज की बात करते हैं, समाज का भला होना चाहिए ये सब, जबकि फंडामेंटल राइट्स हमारे देखो यहाँ पर जो राज्य की बात करते हैं, मौलिक अधिकार खासतौर से व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, उनको बचा के रखता है, जबकि ये समाज के हित की बात करता है। अधिकार रहो मतलब समाज का हित होना चाहिए। बताता हूँ अभी एक चीज़, तीसरा आएगा जब समझ आएगी बात। फंडामेंटल राइट स्पेशली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत, वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी, वो पूरे समाज की बात करता है। अब तीसरी बात समझना कि कभी कभी क्या होता है कि जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है कभी कभी, ठीक है, तो होता क्या है कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। कैसे? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे संपत्ति का अधिकार है, जो 7वां अधिकार था ना, मतलब वैसे तो 5-6 नंबर कोई सा भी हो, लेकिन जो 7वां जिसको हटा के 300 के एक अलग कानून बना दिया, एक्ट बना दिया संपत्ति का अधिकार, कि इतनी संपत्ति से ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये कहता है कि आप कितनी, मतलब कभी कभी बस समाज का भला होना चाहिए, पैसा कमाओ, आराम संपत्ति रखो। वहाँ टकराव होता है, क्योंकि जैसे ही ये बात कहता है कि हाँ संपत्ति बनाओ, तुरंत मौलिक अधिकार बीच में आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, संपत्ति का अधिकार तो है ही नहीं आपके पास। तो एक टकराव की स्थिति भी होती है दोनों के बीच में। एग्जाम्पल, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। समटाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट tries to implement the directive principles of policy, then they can also conflict with the fundamental rights of the citizens. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चौथा, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। ठीक है, ये इनके एक्स्ट्रा है। इस बात को आगे और समझाऊंगा, एक क्वेश्चन भी और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। Fundamental rights are those rights which have been granted and protected by the Constitution to the citizen, whereas directive principles of policy are those rights which citizens should get in addition to the fundamental, मतलब एक फंडामेंटल राइट के अलावा, वो नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इन वाली बातें फंडामेंटल राइट में नहीं है। अगला, नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है, जबकि मौलिक नागरिकों से, मौलिक के अधिकार लिख लेना है, मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों से संबंधित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर रिलेटेड टू द स्टेट, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड टू द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट तो भारत के नागरिक से संबंधित है, जबकि ये एक राज्य से संबंधित, इसीलिए इनका पूरा नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, है ना, डीपीएसपी। स्टेट मतलब एक सिर्फ राज्य की बात करते हैं,
राज्य की बात, ठीक है, जबकि ये हमारे जो मौलिक अधिकार है वो नागरिकों की बात करते हैं। ये 4-5 संबंध है, कोई 4 भी लिख दोगे तो पूरे मार्क्स है, ठीक है। इसके अलावा मैंने 5-7 क्वेश्चन और टॉप लेवल के इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो नीति निदेशक तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एक से बड़े क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत के साथ मैं नोट्स बनवाता हूँ आपको। ऐसा का ऐसे नोट्स आपको आपके रजिस्टर या नोटबुक के अंदर उतारने हैं, ठीक है। ये तो एज इट इज आपके स्कूल की तरह है, जो भी अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो तो बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, वो भी आपको साथ में पढ़नी है, लेकिन ये एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये गारंटी है कि अगर आपने सारे नोट्स पढ़ लिए, जितने भी वीडियोज़ हैं पूरे आपको देखना है, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और क्या चाहिए बताओ, क्योंकि एक पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और उसमें लाइन टू लाइन में नोट्स लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आपके कुछ जाना नहीं है, ठीक है। बात की जाती है सबसे पहले थ्योरी में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेंट, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए तो आंसर कैसे लिखोगे पता होना चाहिए। तो वो देखो कि नीति निर्देशक तत्व एक्चुअल ऐसा भी आ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व है क्या, या फिर नीति निर्देशक तत्व की कोई 3 या 4 फीचर बताओ, कोई 3-4 या दो खास बातें बताओ, कोई 3 खास बातें बताओ। अपने नोटबुक में 3 दे रखी है, तीनों पर लिख ली। तो नीति निर्देशक तत्वों की 3 प्रमुख बातें हैं क्या, यानी कि देर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। पहला कि वे लक्ष्य, ध्यान से समझना, एक एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है, समझ में नहीं आएगा वरना याद ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक वर्ड इस अक्षर का एक एक शब्द का अर्थ मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वो है नीति निर्देशक तत्व है। पहली बात समझ में आ गई। नीति निर्देशक तत्व क्या है कि वो लक्ष्य, मतलब वो टारगेट या वो ऑब्जेक्टिव, वो उद्देश्य जो एक समाज में, एक पूरे हमारे समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों को हमारे पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। एक बात, यानी कि द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, ठीक है, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सभी को मान्य है, जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। भाई मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट तो 6 थे ही थे, उनके अलावा जो हैं मिलने चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, वो नीति निर्देशक तत्व हैं। यानी कि सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो मिलना चाहिए वो नीति निर्देशक तत्वों की खास बात है, वो होना चाहिए। एक पक्की बात कौन कहता है? नीति निर्देशक तत्व कहते हैं हमें। और तीसरी इनकी खास बात ये है कि वे नीतियाँ, वे पॉलिसी जिन्हें सरकार को स्वीकार करना ही चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जितनी भी पॉलिसियां हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को मानना चाहिए, ठीक है, यानी कि मानना होगा। सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। अब गवर्नमेंट की फुल फॉर्म पूरी स्पेलिंग लिखनी है, मैं थोड़ा वो स्पेस की वजह से लिख देता हूँ कभी कभी, ठीक है, इतना तो आप समझते हो। चलो ये तो इसका 2 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर भी एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये बात बुक में लिखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि लाइन टू लाइन कोई बात छूट ना जाए। अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, या फिर इस आंसर के साथ में लिख दो, थोड़ा इंप्रेशन भी जाएगा, ठीक रहेगा। क्या कि नीति निर्देशक तत्वों को अगर अपन पढ़ेंगे या देखेंगे, है ना, तो हमें क्या नजर आएगा कि जिन लोगों ने हमारे देश का संविधान बनाया है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, उन मेकर ने क्या करा है, उन निर्माताओं की जो भारत की कल्पना है उसका हमें आभास होगा। उन्होंने कैसे भारत की कल्पना की होगी उसका हमें पता चलेगा। समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आ जाते हैं कि जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे, लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने जब नीति निर्देशक तत्वों को बनाया, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया, तब उन्होंने भारत की कल्पना, किसका आभास हुआ? तो अब आंसर क्या होगा? भारत की कल्पना का आभास होगा। कैसे? कि उनके दिमाग में भारत के प्रति क्या विचार आए होंगे उस टाइम, वही तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रखेंगे और वो हमें पता चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाय लुकिंग एट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वी विल हैव द बेस्ट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ इंडिया।
इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर सकते हो। भारत की कल्पना उन्होंने करी होगी और वो बातें इसके अंदर मेंशन करी होगी, ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी साथ में लिख देना, याद रहे तो, वरना वो 3 बातें तो बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। मतलब ये तो 3 खास बातें थी। अब मेन बात ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा कि नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए पहला, हालांकि है बहुत इजी। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं हर बार ही बता रहा हूं वैसे बार बार, कि जब भी आंसर लिखो तो ऐसा लिखना, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वो लाइन में कहीं पर आर फॉलोइंग, वो लाइन में कहीं पर भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार लाइन से स्पेस कम होता है, आप समझ जाना, इतना तो जानते ही हो। हर लाइन में लिख सकते हो, जैसे कि ये था कि वो डू, तो इसमें लिख देना कि नीति निर्देशक तत्वों का आशय है कि, है ना, मीनिंग है कि, वो ऐसे अपने वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा एक लाइन और जोड़ सकते हो, थोड़ा अच्छा आंसर बन जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉइंट से शुरुआत करता हूँ, लेकिन आपको वो लाइन भी लिखनी है। तो ऐसा लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज आर, फिर नंबर 1 क्या है कि लोगों का कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये जो जस्टिस है, 3 जस्टिस होते हैं, ये हमारी प्रस्तावना के अंदर भी है, प्रियम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है। न्याय 3 होते हैं, प्रियम्बल में मेंशन है ये बात। कौन सी? सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक न्याय सभी लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे? सोशल का मतलब सामाजिक न्याय, समाज में सब एक जैसे रहें, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक, आर्थिक का मतलब पैसों के मामले कोई गरीब, ज़्यादा गरीब ना रहे, उसको भी कुछ पर्याप्त जिसको ज़रूरत है वो चीज़ मिल जाए। पॉलिटिकल जस्टिस, सभी जाति, धर्म, कास्ट, जो भी ST SC जितने भी ये बने हुए कैटेगरी, उन सबको राजनीति के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, मतलब उनके भी नेता, उनके भी लोग मंत्री बने, उनके भी वो सब, समझ गए ये चीज़। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा संसाधनों का समान वितरण करना। मतलब लोगों की जो लिविंग ऑफ द पीपल, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पहली बात तो ये कि लोगों का जीवन थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। गरीब है लोग, रहने की व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वही कच्ची पहले झोंपड़पट्टी में रह रहे हैं, आज भी वैसे लोग खूब जगह मिल जाएंगे, वैसे रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, लोगों को थोड़ी आराम की ज़िंदगी या फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। नीति निर्देश तो इसके लिए प्रयास रहता है। दूसरी बात, मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे अभी पीछे वाले वीडियो में मैंने किया था, वो 5 करोड़ टन अनाज था, फिर भी कुछ लोग गरीब मर रहे, भूखे मर रहे थे। इतना अनाज या दान होने के बावजूद क्यों मरे थे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। उसी तरह रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एक जने को करोड़पति अरबपति बनाया जा रहा है, सभी को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, या फिर सभी को कुछ जॉब मिलनी चाहिए, कुछ हक मिलना चाहिए। ये भी नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है। तीसरा इसका मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, जो जैसे हमारे इंटरनेशनल का मतलब जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, लड़ाई झगड़े ना हो, इंटरनेशनल शांति रहे, सबके साथ व्यवहार अच्छा बना रहे। ये भी नीति निर्देशक तत्व का मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। ठीक है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एक शब्द बताया था मूल अधिकार के अंदर कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य का होने का मतलब ये है डिबेटेबल है, वो कौन? फंडामेंटल राइट। लेकिन नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट डिबेटेबल है, मतलब इनके डिबेट का मतलब ये होता है कि आप नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मेन चीज़ ये है। वाद योग्य का मतलब ये है, वाद योग्य होना मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो उसके बेस पे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब आप केस नहीं कर सकते। बेसिकली वर्ड ये होता है मेन, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक बार बात बताऊं आपको कि आप जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, 10th का दोगे, 10th का दे दिया, 12th का दोगे, 12th का जैसे बोर्ड का आपने एग्ज़ाम दिया,
ठीक है। एग्जाम के अंदर आप जो आंसर लिख के आए, सपोज बता रहा हूँ मैं आपको, और आपका आंसर आपने फिर नंबर मिल गया आपको, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हो आपके रिजल्ट से, तो आपने क्या कहा कि हमें नोटबुक, आजकल तो वो भी देख सकते हो, मतलब अपनी जो सोल्यूशन वाली जो नोट एग्ज़ाम देख के आए थे वो भी आप देख सकते हो आपके आंसर की। तो आपने अपना जो जिसमें आपने आंसर लिखे थे वो मंगाई, आंसर शीट मंगाई, और उसमें देखा आपने कि मैंने तो ये उत्तर सही लिखा है। तो अब आप बोर्ड में लेके जाओगे कि ये मेरा उत्तर सही है, तो बोर्ड वाले कहेंगे कहाँ से लिखा, तो आप कहोगे जो आपने ये राजस्थान बोर्ड की या फिर ये NCERT की या CBSE बोर्ड की, जो भी बोर्ड की ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक है वही तो साथ लेके जाओगे ना। मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स आपने लेके गए वहाँ पर, एक तरीके से आप, ये वाद वाली बात हो गई, समझ गए। तो उन्होंने सोल्यूशन कर दिया यस, लेकिन आप गाइड लेके चले जाओ, कोई पासबुक लेके जाओ, पासबुक को कोई नहीं मानता, वो प्राइवेट बुक है, वही वाली चीज़ है। मतलब आपने उस टाइम पर केस लड़ लिया क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक सोर्स था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, समझ गए होंगे आप। नीति निर्देशक तत्व है कि ये वाद योग्य नहीं है, जो है वो यही है, ठीक है। इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब इसका आशय मैंने वैसे तो बता दिया, लेकिन लिख के कैसे आना है वो देखो कि इसका एग्जाम ऐसे लिखना है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसका आशय ये है कि, मैंने शॉर्ट में लिखा आशय ये है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है। भाई संविधान के अंदर तो है, मैंने आपको बताया दिया आर्टिकल 36 से 51, उनमें समावेश तो किया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट चैलेंज करके उसको लागू करवा लोगे, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है। यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते। कैसी मांग? कि आपका मतलब न्यायालय, कि न्यायालय, आपका मतलब न्यायालय सरकार को आदेश दें। आप कोर्ट में जाके खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये हमारे नीति निर्देश में मिले हुए हैं, आप सरकार को आदेश दो और हमें इसकी, मतलब हमें इसका दिलाओ, मुआवजा दिलाओ, या फिर हमारी ये प्रॉब्लम को सोल्व करो। नहीं कर सकते, समझ गए? बस, यानी कि द मीनिंग इज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव included in the constitution but no provision has been made to implement them through the court, ठीक है। If the government does not implement any direction then we cannot, मतलब हम नहीं कर सकते go to the court and demand that क्या कि the court should order the government to implement it, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। वैसे तो अपने कह दिया नीति निर्देशक तत्व को दावा कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे कौन कौन से, बात अगर अलग से पूछ ले आपसे कि कौन कौन से ऐसे वाद हैं जो हम वहाँ पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो सबसे पहला पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमें मिला हुआ है तो है, बस रखो। एडवेक लिवलीहुड, ये अपने मौलिक अधिकार और जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें भी ये एक्सेप्शन लिखा था कि अभी पूरे मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, हमें और देने की जरूरत है, उसमें ये एग्जाम्पल सारे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार, इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी का अधिकार, ये सब अधिकार है, लेकिन न्यायालय में आप इस पर वाद योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना, दावा नहीं कर सकते आप। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देना। हालांकि 2002 के अंदर मिल गया था ये, हमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जब, कि 6 वर्ष से छोटे बच्चों को इनकी देखरेख वगैरह की जाएगी, ठीक है, लेकिन कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड देख रहे हैं, सेकंड इक्वलिटी पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। थर्ड, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और फोर्थ, राइट टू वर्क। फिफ्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। ये कोई 5-6 बातें हैं जो आपको अलग से याद करनी है। ओके, नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों की नीतियाँ, पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पॉलिसी कौन कौन सी, पॉलिसी का मतलब समझते हो, जैसे कोई भी सरकार बनती है तो वो अपनी पॉलिसी लेके आती है कि ये हमारी पॉलिसियाँ रहेगी, ये हम काम करने वाले हैं। बेसिकली इनकी क्या पॉलिसीज़ है? पॉलिसी ये है कि समान नागरिक संहिता, ध्यान रखना ये एक वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता। ये आर्टिकल 44 के अंदर बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 44 के अंदर। इसको CCC के नाम से भी 3C के नाम से भी जाना जाता है, CCC, कॉमन सिविल कोड,
3C, ये आर्टिकल 44 के अंदर है, 44 के अंदर बात लिखी हुई है। इसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। 2017 के अंदर, पूरी बात को समझना है, 2017 के अंदर जो 3 तलाक का जो पहले सिस्टम चला करता था मुस्लिम में, तो वो 3 तलाक 2017 के अंदर वो हट गया। एक्चुअल में 2017 के अंदर एक वाद हुआ जो सायरा बानो, पूरी बात समझना, सायरा बानो वर्सेस को हिंदी में बोलते हैं बनाम भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी लेवल की ज़रूर है, ठीक है, बॉक्स बंद कर रहा हूँ। शायरा बानो बनाम भारत संघ, शायरा बानो वर्सेस इंडिया यूनियन, इंग्लिश के अंदर इंडिया यूनियन, ये एक वाद हुआ था, ठीक है, वाद हुआ। भारत संघ का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, राजस्थान का होता तो राजस्थान संघ आ जाता, हाई कोर्ट के अंदर केस चलता, ठीक है। हालांकि वो अगर आगे प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये जो केस हुआ शायरा बानो बनाम भारत संघ, ये केस वाद हुआ है कि शायरा बानो नाम के लोग एक लेडी थी, उन्होंने इस 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए इसका सहारा लिया, CCC का, कि जब आप ये कह रहे हो कि समान नागरिक संहिता है, जैसे बाकी धर्मों के अंदर 3 तलाक कहने से तलाक कहने से तलाक नहीं होता, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने बिल्कुल सही बात मानी उसको। और 2017 के अंदर जो ये तलाक कानून चला करता था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, जो एक धर्म विशेष का था। तो तलाक, अब तलाक कहने से तलाक नहीं मिलेगा, वो एक, अगर ऐसा होता है तो उसको दंड मिलेगा, उसको जेल होएगी, मतलब कानून बन चुका है अब ये। तो ये कौन सा केस था? शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के अंदर, इसी को ध्यान में रखते हुए उसने केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को माना, ठीक है, कहीं साइड में लिख लेना, बहुत काम की चीज़ है। अगला, मद्यपान निषेध, ये तो जानते होंगे, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लिकर, मतलब जो शराब पीना वगैरह वो मना। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, घरेलू उद्योग मतलब जो हमारे घर के बिजनेस उद्योग हैं, इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देना, ठीक है। उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, वैसे तो देखो खूब सारे जानवरों को लोग मारते हैं, लेकिन जो उपयोगी है उनको नहीं मार सकते, उन पर भी रोक है, ठीक है। उपयोगी मतलब जिनसे हमें दूध वगैरह मिलता हो, बहुत सारी चीज़ें उपयोगी कुछ सिलेक्टेड होते हैं, उनको, उन पशुओं को मारने पर भी रोक है। और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राम पंचायतों का मतलब ये होता है गाँव की पंचायतें, क्योंकि देखो सबसे, किसी भी देश का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है, विकास देखना है, तो आप उसके गाँव से शुरुआत कीजिए, क्योंकि गांव में वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। शहरों में इजीली हर चीज़ मिल जाती है, शहरों में पढ़ाई का लेवल भी अच्छा है, हर कोई लोग जानते हैं, पॉलिसियां जानते हैं, सिस्टम जानते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी है। लेकिन गांव के अंदर अगर ग्राम पंचायतें बन जाएगी तो ग्राम पंचायत का एक जो वार्ड पंच या सरपंच बन जाएगा, वो पूरी प्रॉब्लम अपने MLA या MP के साथ पहुँचा सकता है, तो उसका भी विकास होगा। तो जितनी ज़्यादा ग्राम पंचायतें होगी छोटे लेवल पर, और ज़्यादा विकास अच्छा होगा। तो ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना भी इसका मेन पॉलिसी है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो यूजफुल कैटल है उनको ना मारा जाए। और प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत्स, ठीक है, ग्राम पंचायत को विलेज पंचायत बोलते हैं, उनको और प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए। और लास्ट क्वेश्चन फिर और है आज का, नीति निर्देशक तत्वों को लागू किए जाने के संबंध में संविधान निर्माताओं की क्या मान्यता थी? मतलब जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने नीति निर्देशकों की बात की 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक, उनकी क्या सोच थी? उनकी क्या सोच थी कि व्हाट वर द बिलीफ्स ऑफ द फ्रेमर्स या फिर मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखते हैं उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या सोच के कुछ बातें लिखी होगी। उन्होंने कहा था पहली बात कि इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति हैं वे सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार इन्हें गंभीरता से लें। मतलब इन नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी गई हैं वो सरकार को ये मजबूर करेगी कि आप इन चीज़ों को गंभीरता से लें। एक तो उनका ये नीति निर्देशक बनाने के पीछे उनका ये टारगेट था, उद्देश्य था। दूसरा, जनता इन निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर भी डालेगी। जैसे अभी जो सरकार है, कोई बात नहीं, जो भावी मतलब जो फ्यूचर में गवर्नमेंट बनेगी उस पर भी सेम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जनता उन पर, उनको भी कहेगी कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो हमें नीति निर्देशक तत्व मिले हैं, जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें मिले हैं, उनका आप भी पालना करें, आप भी उनका प्रमोट करें। द मोरल फोर्स बिहाइंड दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विल कंपल्सिव MPEL है, ठीक है, द गवर्नमेंट टू टेक सीरियसली। दूसरी बात, द पब्लिक विल पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। उनको भी, उनके ऊपर भी विश्वास करेगी और उनके ऊपर डाल देगी कि आपको भी इन सब का ध्यान रखना है। ये सोच थी हमारे संविधान बनाने वालों के, लोगों के बीच पीछे इनको नीति निर्देशक तत्वों को बनाने का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार्टिंग में आपको पूरी थ्योरी बताई थी वो भी आपको जानना है और बेस मजबूत करना है, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके।